दोस्तों, आप लोगों में से लगभग सभी को घूमने फिरने का तो बहुत शौक होगा। आप में से बहुत लोग तो अपने पसंदीदा जगहों पर तो घूमना फिरना करते ही होंगे। कुछ लोगों को सोलो ट्रैवलिंग में मजा आता है, कुछ को फैमिली के साथ और कुछ को फ्रेंड के साथ मजा आता है। लेकिन क्या हो जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो ये सोचकर कि कुछ और अच्छी यादें आपके पास जुड़ेंगी, लेकिन इसका उल्टा होकर कुछ ऐसी बुरी घटनाएं आपके साथ बीत जाएं जो आप अपनी जिंदगी भर ना भूल पाए। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है सुजीत की, जिसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक रहता था। पेशे से तो वो एक इंजीनियर था, लेकिन जब उसका घूमने का मन हुआ वो ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी लेकर निकल पड़ता था अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। और भला दोस्तों के साथ कहीं घूमने का शौक किसे नहीं होता। उसके दोस्तों का नाम रवि और हरीश था। यही दोस्त उसके जिगरी यार थे। वो हमेशा इन्हीं के साथ दूर दूर की ट्रैवलिंग के लिए चला जाया करता था। एक दिन की ही बात है, सुजीत ने सोचा कि एक बार कार से दोस्तों के साथ शिमला घूम लिया जाए। इसलिए उसने अपने दोस्त रवि और हरीश से पूछा। वो दोनों भी मान गए। वो तीनों एक दूसरे को लगभग कॉलेज के टाइम से जानते थे। हरीश और रवि को तो ऑफिस से छुट्टी मिल गई, लेकिन सुजीत को छुट्टी मिलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि उसकी कंपनी में इस बार वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन सुजीत बहुत मेहनती था। उसने हमेशा टारगेट से ज़्यादा ही काम किया था, इसलिए उसके बॉस ने लीव अप्रूव कर दी। फिर वो घर आकर अपना सामान पैक करने लगा। सुजीत वैसे नास्तिक था, उसे भगवान इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं था। जब वो सामान पैक कर रहा था तब उसकी मम्मी ने उससे कहा कि ये ले बेटा, हनुमान चालीसा अपने साथ रख ले, तू थोड़ा दूर जा रहा है, कम से कम मेरी एक बात तो मान ले। सुजीत ने अपनी माँ की बात नहीं टाली। उसने हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब अपने साथ रख लिया। सुजीत ने अपने दोस्तों को कॉल करके बोल दिया था कि रात के समय निकला जाएगा, क्योंकि रात के समय इतना ट्रैफिक नहीं रहता। बाकी के दोस्त भी उसकी बात मान गए। जब रात का समय हुआ तो सुजीत अपनी कार से दोनों दोस्तों को पिक कर लिया और वो लोग चल पड़े। वो लोग आपस में थोड़ा हंसी मजाक भी कर रहे थे। हरीश और रवि को स्मोकिंग की आदत थी, लेकिन सुजीत स्मोकिंग नहीं करता था, इसलिए कार में हरीश और रवि स्मोकिंग कर रहे थे। तभी रवि ने सुजीत से मजाकिया अंदाज में पूछा कि और भाई, शादी का क्या सोचा है? उम्र भी ढल रही है, अब क्या बुढ़ापे में शादी करेगा? उसके इतना बोलते ही तीनों हंसने लगे और सुजीत ने बोला कि तुम दोनों ने भी तो शादी कर ली है, ये बताओ कैसी जिंदगी बीत रही है शादी के बाद। सुजीत के इतना बोलते ही वो दोनों चुप हो गए। उनकी चुप्पी दिखा रही थी कि वो दोनों कुछ खास खुश नहीं थे। सुजीत ने आगे बोला कि भाई, पार्टनर अगर सही मिले तो शादी कर लूँ, लेकिन इस टाइम में कौन कैसा है किसे पता। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी भी शादी के लिए बोल रही थी, अब कुछ टाइम बाद मेरी भी शादी हो जाएगी। यही सब बातें करते और हंसी मजाक करते हुए वो लोग कब जंगल वाले रोड पर आ गए उन्हें पता भी नहीं चला। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें दो रास्ते दिखे, एक हाईवे वाला और एक दूसरा कच्ची सड़क वाला। सुजीत ने बोला, भाई हाईवे वाले रास्ते से जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये लंबा रास्ता है। मैं इस रास्ते से कुछ दिन पहले ऑफिस के काम से आया था, तो मेरे ऑफिस के कलीग ने बोला था कि कच्चा रास्ता आगे जाकर मेन रोड से मिल जाता है। ये दोनों रास्ते उसी तरफ जाते हैं, लेकिन कच्ची सड़क वाला रास्ता जल्दी पहुंचा देगा और ये हाईवे वाला रास्ता थोड़ा लंबा पड़ेगा। सुजीत और रवि तो कच्चे रास्ते से चलने को तैयार हो गए, लेकिन हरीश ने बोला, भाई मुझे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है, हमें हाईवे वाले रास्ते से ही चलना चाहिए। तभी सुजीत ने मजाकिया अंदाज में बोला कि अरे यार, कितना फट्टू है तू, कॉलेज के टाइम से ही तू ऐसा है। फिर वो दोनों हरीश पर हंसने लगे। अब हरीश ने थोड़ा चिढ़ते हुए बोला कि ठीक है, तुम दोनों को जिस रास्ते से जाना है ले चलो। फिर वो दोनों थोड़ा मुस्कुराने लगे। अब सुजीत ने गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर मोड़ ली। रास्ते में बहुत छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी थे और थोड़े छोटे मोटे गड्ढे भी थे। सुजीत को उस रास्ते पर गाड़ी चलाने पर दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसने सोचा थोड़ी देर की बात है, फिर ये रास्ता खत्म हो ही जाएगा। गाड़ी में गाने भी बज रहे थे। वो तीनों मस्ती में चिल्लाते गाते जा रहे थे। वो लोग अपने साथ थोड़े बहुत कुरकुरे चिप्स भी लाए थे, तो वो लोग ये सब भी खा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक सुजीत को एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसकी उम्र होगी यहीं कहीं 55 से 60 के करीब। वो बूढ़ा आदमी उनको हाथ दिखाकर उन्हें लिफ्ट का इशारा कर रहा था। सुजीत जैसे ही गाड़ी रोकने को हुआ तो हरीश ने बोला कि भाई गाड़ी मत रोक, ना जाने कौन हो वो। रवि ने बोला, भाई मैंने तो बहुत सुना है कि लोग ऐसे ही बेचारा बनकर आते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं और राहगीरों को लूट लेते हैं। तभी सुजीत ने बोला कि क्या पता भाई, उन्हें हमारी मदद चाहिए हो, उनकी इतनी उम्र हो चुकी है, अगर हम लोग मदद नहीं करेंगे तो यहाँ पर और कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके। सुजीत के इतना बोलने पर हरीश थोड़ा घबराते हुए बोला कि इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहे होंगे? अगर ये किसी के साथ आए हैं तो इन्हें अकेला छोड़ के कौन जा सकता है? भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो गाड़ी मत रुकियो। सुजीत ने बोला, एक बार बात करके देखते हैं। इतना बोलकर सुजीत ने गाड़ी उस बूढ़े आदमी के सामने रोक ली और कार के विंडो नीचे करके विनम्र आवाज में उस बूढ़े आदमी से बोला कि बाबा, आप इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? तभी उस बूढ़े आदमी ने बोला कि बेटा, तुम लोग मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे, मेरे पोते की शादी है और मैं यहाँ फंस गया हूँ। तो सुजीत ने बोला, हाँ बाबा, आप गाड़ी में बैठ जाइए। इतना बोलकर सुजीत ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी में बजर गाने की वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया।
ताकि उस गाने की आवाज़ से उस बूढ़े आदमी को दिक्कत ना हो। अब सुजीत ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट कर लिया और नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी को चलाने लगा। वो लोग करीब 3 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे कि उन्हें एक रोड की दूसरे साइड पर एक फंक्शन हॉल दिखा, जिसमें शायद शादी का फंक्शन चल रहा था। बाबा ने बोला, बेटा मुझे बस यहीं रोक दो। फिर बाबा उतर गए। वहाँ पर कुछ लोग भी थे जिन्होंने बाबा को प्रणाम किया। तब बाबा ने उन्हें सुजीत की गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि इन बच्चे लोगों ने मेरी मदद करी है, इन लोगों को भी अंदर बुलाकर थोड़ा खिला पिला दो। इसके बाद वो लोग सुजीत और उसके दोस्तों की तरफ बढ़े, जो कि गाड़ी में बैठकर ये सब कुछ देख रहे थे। उन लोगों ने सुजीत और उसके दोस्तों से बोला, अरे भाई साहब अंदर आइए, आपने हमारे बाबा को यहाँ तक छोड़कर बहुत मदद करी है, हमें भी थोड़ा मेहमान नवाजी का मौका दीजिए, अंदर आइए, थोड़ा खा पी कर आगे का सफर तय कर लीजिएगा। वैसे भूख तो तीनों को लगी थी, इसलिए वो लोग सोचे कि थोड़ा खा पी कर ही आगे चला जाए, लेकिन वो लोग थोड़ा संकोच कर रहे थे कि किसी अनजान के फंक्शन में ऐसे घुस जाना तो अच्छा नहीं लगेगा। वो लोग इतना सोच ही रहे थे कि फिर उस फंक्शन वाले लोगों ने उन्हें बोला कि अरे भाई साहब इतना मत सोचिए, आप लोग भी लंबा सफर तय करके आए होंगे, थोड़ा खा पी लेंगे तो आगे का सफर तय करने में आसानी होगी। अब उन तीनों ने मना नहीं किया। वो लोग भी अंदर आ चुके थे। अंदर का माहौल काफ़ी अच्छा था, इतने सारे लोग और खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे जो इधर से उधर भागे जा रहे थे। वो तीनों उन बूढ़े बाबा के साथ ही थे। उन बाबा ने उन्हें दूल्हे के माता पिता से मिलवाया। उन तीनों ने उन्हें नमस्ते किया। फिर वो लोग आपस में थोड़ा बात करने लगे। तब दूल्हे की माँ ने बोला, बेटा तुम लोग वहाँ कुर्सी पर बैठो, हम तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। फिर तीनों ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाकर बैठ गए। कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ स्टाफ आए और तीनों के लिए तरह तरह के डिशेज सर्व करने लगे। लेकिन हरीश तो शुरुआत से ही आने से खुश नहीं लग रहा था। वो लोग जैसे ही खाने को हुए, उन तीनों ने जैसे ही खाने को मुंह के पास लाए, उसमें से उन्हें बासी और सड़ने की बदबू आ रही थी। वो बदबू इतनी तेज थी कि उन तीनों ने खाने का निवाला वापस रख दिया। तभी हरीश ने बोला, भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे शुरुआत से ही सब कुछ अजीब लग रहा था, चलो चलते हैं यहाँ से। तभी रवि ने बोला, हाँ यार खाने में से तो बदबू आ रही है, तो यहाँ रुकने का क्या ही मतलब है, चलो वैसे भी मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं यहाँ से। फिर जैसे ही तीनों उठकर बाहर जाने को हुए तो दूल्हे के माँ बाप और बाकी के कुछ लोग वहाँ आए और उन तीनों से बोला, क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी यहाँ से क्यों जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, आराम कर लो, खा पी लो, फिर चले जाना। उनकी बात सुनकर सुजीत ने बोला, माफ़ करिएगा लेकिन हम लेट हो रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा। सुजीत के इतना बोलते ही वो लोग गुस्से में बोले, ऐसे कैसे जाओगे तुम लोग यहाँ से, अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। वो तीनों कुछ सोचते कुछ बोलते, इससे पहले ही वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। फिर कुछ देर में वो पूरी बंद हो गई। हरीश तो अब डर के मारे कांप रहा था। रवि को भी अब डर लगने लगा। सुजीत को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उन तीनों को अंधेरे में अब कोई नहीं दिख रहा था। हालांकि बाहर से इतनी रोशनी आ रही थी कि आसपास के लोग तो दिख जाए, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरा फंक्शन वाला एरिया बिल्कुल खाली था, जो अभी कुछ देर पहले इतने सारे लोगों से भरा हुआ था। वो लोग ये सब देखकर कुछ सोच ही रहे थे कि तभी उन लोगों को एक भयंकर और डरावनी आवाज में बहुत सारे लोगों की हंसने की आवाज़ें आने लगी और वो डरावनी आवाज़ें उन लोगों से बोल रही थी कि तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। ये सब चीज़ें देख सुनकर उन तीनों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ऐसी सिचुएशन में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। उन तीनों का अब दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या करें। उन तीनों ने बाहर भागने की कोशिश करते हुए जैसे ही बाहर भागने को हुए, वो तीनों धड़ाम से नीचे गिर पड़े। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका पैर पकड़कर किसी ने गिराया हो। उन लोगों ने हिम्मत करके दोबारा उठे और भागने लगे। तभी सुजीत की तरफ एक हाथ तेजी से बढ़ा और उसके सीने पर वार करने को हुआ। तभी उस हाथ को एक जोरदार झटका लगा और वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। तभी सुजीत को याद आया कि उसकी मम्मी ने सुबह हनुमान चालीसा की छोटी सी पुस्तक उसको दी थी, जो उसने अपने शर्ट की पॉकेट में रख लिया था, जिसकी वजह से वो अभी बचा था। उसने भगवान और अपनी माँ को धन्यवाद दिया और उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिना पीछे देखे आगे की तरफ भागने लगे। वो लोग जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भाग रहे थे। वो लोग जैसे तैसे बाहर आए और जैसे ही गाड़ी में बैठने को हुए, एक चाकू हरीश की तरफ तेजी से आया और उसकी पीठ पर घुप गया। वो चाकू इतनी तेजी से आया था कि हरीश की पीठ के अंदर तक घुस गया था। वो तीनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो चाकू जैसे ही हरीश को लगा, हरीश जोर से दर्द में चिल्लाया। रवि और सुजीत ने डरते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा और जैसे तैसे हरीश को गाड़ी में बैठाया और बिना देर किए गाड़ी को स्टार्ट करके तेजी से भगाने लगे। सुजीत ने बोला, ये रास्ता खत्म होते ही मेन रोड आ जाएगा जहां हमें हेल्प मिल सकती है, तब तक हरीश तो हिम्मत रख। रवि ने जैसे ही चाकू निकालने को हुआ, सुजीत ने उसे रोका और बोला कि चाकू मत निकाल भाई, क्योंकि चाकू निकालते ही खून और भी तेजी से निकलेगा। रवि ने बोला, सॉरी यार, इतना सब कुछ हो रहा है कि दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। कुछ देर बाद उन लोगों ने पीछे देखा तो ये क्या, वो आत्माएं अभी भी उनके पीछे आ रही थी। वो आत्माएं हवा में उड़ रही थी।
ये सब देखकर वो तीनों बहुत ज़्यादा डर गए। वो आत्माएं हवा में ऐसे उड़ रही थी जैसे कि वो लोग हवा में चल रही हों। ऐसा नज़ारा कोई सपने में भी देख ले तो उसके डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। तो सोचकर देखिए उन तीनों पर क्या बीत रही होगी। वो लोग तो ये सब हकीकत में देख रहे थे। ये सब देखकर वो तीनों बहुत ज़्यादा डर गए। तभी रवि ने जैसे तैसे डरते डरते ही गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम से जो उसका फ़ोन कनेक्ट हो रखा था उसने उसी से उसमें हनुमान चालीसा चालू कर दिया और उसकी वॉल्यूम हाई कर दिया। हरीश तो अभी भी रो रहा था। एक दर्द उसको चाकू लगने का था और दूसरा आत्मा की वजह से उसके मन में डर बैठ गया था कि वो लोग अब जिंदा नहीं बच पाएंगे। रवि और सुजीत भी लगभग अब रोने की हालत में ही थे, लेकिन उन दोनों ने हरीश को हिम्मत दी और बोले कि हिम्मत रख भाई, भगवान हमारे साथ है, तू बस भगवान पर भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरीश को बहुत तेज दर्द हो रहा था, वो तो रो ही रहा था, वो तब बेहोश होने लगा था। तभी रवि ने उसको जगाते हुए बोला कि भाई हिम्मत रख, आंखें खुली रख, आंखें बंद मत करियो प्लीज भाई, बस थोड़ा और इंतजार करना है। कुछ समय बाद उन लोगों ने ध्यान दिया तो लोग अब मेन रोड पर आ चुके थे। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो वो भयंकर दिखने वाले भूत उनके पीछे नहीं थे। मेन रोड पर कुछ दूर आगे चलते ही उन्हें एक हॉस्पिटल दिखाई दिया। उन दोनों ने हरीश को उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल में ले गए। रवि ने कॉल करके हरीश के घर वालों को सब कुछ बता दिया था कि आखिर क्या क्या हुआ है हरीश के साथ। फोन हरीश के पापा ने उठाया था। ये सब सुनने के बाद हरीश के पापा सक पका गए और उनने बिना देर किए घर के कुछ सदस्यों के साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। और इधर हॉस्पिटल में हरीश इमरजेंसी रूम में था और उसका वहीं इलाज चल रहा था। हरीश की हालत बहुत नाजुक थी। रवि और सुजीत इमरजेंसी रूम के बाहर चेयर्स पे बैठे हुए थे और वो लोग भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि बस जैसे भी उनके दोस्त हरीश की जान बच जाए। वहीं बैठे बैठे उन दोनों की आंख लग गई। जब रवि की आंखें खुली तो उसने देखा कि सुबह हो गई है। उसने बिना देर के सुजीत को जगाया और वो दोनों डॉक्टर से हरीश के बारे में पूछने लगे। तभी उन्होंने देखा कि हरीश की फैमिली भी वहीं पर है। डॉक्टर ने बोला चिंता की बात नहीं है, हरीश अब खतरे से बाहर है, लेकिन हाँ उसे कुछ समय तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने आगे बोला कि उसका ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं हुआ वरना उसकी जान भी जा सकती थी। रवि, सुजीत और हरीश की फैमिली ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और वो लोग अब थोड़ा खुश थे कि अब हरीश सही सलामत है। हरीश कुछ हफ्तों तक हॉस्पिटल में ही रहा, फिर उसको उसकी फैमिली घर ले गई। उसके बाद रवि, सुजीत और हरीश ने जिंदगी में रात में ट्रैवल ना करने की और कभी कोई शॉर्टकट ना लेने की कसम खाई। इस घटना को काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन वो रात उनके साथ जो कुछ हुआ वो घटना उन तीनों को जब भी याद आती है वो तीनों अंदर से डर जाते हैं और भगवान को लाख धन्यवाद देते हैं कि भगवान ने उस रात उनकी जान बचा ली। दोस्तों, ये कहानी इतनी ही थी। रात में सफ़र करते समय हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, ना जाने ये बुरी शक्ति किस रूप में आपके सामने आ जाए। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसे लगी। अगर आपकी कोई राय है या आप अपनी कोई कहानी हम तक भेजना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची डरावनी घटना की कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।